हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मेंडल के नियम पढ़े थे, जिसमें 3 नियम थे। प्रभाविता का था, पृथक्करण का था और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसके अलावा मेंडल से संबंधित जैसे उसका जो जीवन परिचय था वो पढ़ा था। साथ ही वहाँ पे आपको ये बताया था कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, मेंडल की असफलता के कारण क्या थे। इसके बाद में आता है मेंडलवाद के विचलन। मेंडलवाद, मेंडल के जो नियम है उन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंडल के जो नियम है उनके विचलन या फिर अपवाद। विचलन या अपवाद का मतलब क्या होगा कि जो मेंडल के नियम है उनकी पालना नहीं की जाती है, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे विचलन या अपवाद कहलाता है। जिसके अंदर यहाँ पे कुछ एक इसके अपवाद आते हैं। जैसे पहली आती है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरी आती है इसमें सह प्रभाविता, फिर आती है इसमें बहुविकल्पी एलील, फिर आता है बहुजीनी प्रभाविता, और फिर आता है इसके अंदर मात्रात्मक वंशागति। मात्रात्मक वंशागति, और एक और आता है घातक जीन। देखो, मेंडलवाद के विचलन या फिर अपवाद, इसके अंदर कुछ अपवाद है। जैसे अपूर्ण प्रभाविता हो गई, सह प्रभाविता, बहुविकल्पी एलील हो गए, बहुजीनी प्रभाविता हो गई, मात्रात्मक वंशागति हो गई और घातक जीन। अब देखना, इसके अंदर नंबर 1 आता है यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? देखो, प्रभाविता का नियम क्या बोलता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर यहाँ पर प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है। उसे तो क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एक प्लांट आता है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जो जलापा है, इस पादप के जो पुष्प होते हैं इनका जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है, रेड या लाल रंग के फ्लावर होते हैं। यहाँ पे इस पादप के रेड जो फ्लावर है ये कैसा लक्षण है, यहाँ पे प्रभावी लक्षण है। इसके अलावा इसके जो सफ़ेद पुष्प होते हैं ये अप्रभावी लक्षण होता है। जब लाल और सफ़ेद फ्लावर वाले पादपों के मध्य यहाँ पर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर यहाँ पर किस प्रकार के फ्लावर प्राप्त होने चाहिए, रेड फ्लावर प्राप्त होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर गुलाबी रंग के फ्लावर प्राप्त होते हैं। गुलाबी या फिर जो पिंक रंग कलर के जो फ्लावर होते हैं वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं। जबकि प्रभाविता का जो नियम है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवा रहे हैं तो प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है। देखो, प्रभावी लक्षण लाल पुष्प हो गए, अप्रभावी सफ़ेद पुष्प हो गए, इनके मध्य क्रॉस करवाया जा रहा है। F1 पीढ़ी के अंदर लाल पुष्प ना प्राप्त होकर के गुलाबी या पिंक रंग के फ्लावर प्राप्त होते हैं। एक तीसरा कलर यहाँ पे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ना तो प्रभावी लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ना अप्रभावी कोई नया लक्षण वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। इसे अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर इस F1 पीढ़ी का यहाँ पे स्वपरागण करवाया जाता है। तो जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल R वाला हो जाएगा, ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। देखो, कैपिटल R रेड फ्लावर है, ये वाला पिंक हो गया, ये वाला भी कैसा हो गया, पिंक, और ये हो गया यहाँ पे वाइट। यहाँ पे देखना, पृथक्करण का जो नियम था उसके अंदर जो फिनोटाइप था, लक्षण प्रारूप,
वो के कितना था 3:1। इसके अंदर जो लक्षण प्रारूप है अपूर्ण प्रभाविता के अंदर ये कितना प्राप्त होता है 1:2:1, यानी कि एक तो लाल फ्लोर प्राप्त हो रहा है, 2 पिंक कलर के और एक यहाँ पे वाइट कलर का फ्लोर प्राप्त होता है। तो इसे क्या कहेंगे यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल के नियम की पालना नहीं हो रही है। देखो मिराबिलिस सलापा पादप है, रेड और व्हाइट फ्लावर वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर F1PD के अंदर जो पादप प्राप्त हो रहे हैं उनके अंदर पिंक कलर के या फिर गुलाबी रंग के फ्लावर आते हैं। जब इनका यहाँ पे F2PD के लिए स्वपरागण करवाया जाता है तो F2PD का जो लक्षण प्रारूप है ये 3:1 ना होकर के कितना प्राप्त हो रहा है 1:2:1, इसलिए ये मेंडल के नियमों की पालना नहीं करता है। सेकंड इसके अंदर आता है सहप्रभाविता। देखो सेकंड आता है इसमें सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब होता है जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों लक्षण वहां पर संतति के अंदर साथ साथ प्रकट होते हैं। दोनों लक्षण संतति में प्रकट होते हैं, उसे क्या कहेंगे सहप्रभाविता कहते हैं। देखो जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो एक साथ संतति के अंदर दोनों लक्षण प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहेंगे सहप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करना देखना, जो मवेशी होते हैं या फिर पशु होते हैं उनमें त्वचा का रंग, मवेशियों में जो त्वचा है उसका रंग इसमें देखना जैसे रेड या लाल और भूरी त्वचा वाले जो मवेशी है इनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD के अंदर यहाँ पे रोयन प्रकार की संततियाँ या फिर आप ये भी बोल सकते हो चितकबरे पन की संततियाँ उत्पन्न होती है। यानी कि वहाँ पे जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है ये दोनों साथ साथ प्रकट हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे सहप्रभाविता कहते हैं। देखो मवेशी लाल और भूरी त्वचा वाले लाल और भूरे, यहाँ पे जो संतति है F1PD उसके अंदर जो संततियाँ प्राप्त हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, यहाँ पे चितकबरेपन की संतति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट हो रहे हैं, इसे क्या कहेंगे सहप्रभाविता के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है इसमें बहुविकल्पी एलील। ये पहले भी आया था आपका जब परिसंचरण तंत्र चल रहा था, उस वक्त एक टॉपिक आया था रुधिर का, रुधिर या फिर ब्लड का। उसके अंदर ब्लड की वंशागति के बारे में आपको बताया था कि जो ब्लड है इसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर जो जीन होते हैं ये इसके अंदर तीन यहाँ पे जीन थे जिनके द्वारा 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप था उसके लिए 2 यहाँ पे जीनोटाइप बन रहे थे, IA I0 और IA बी था उसके लिए IB और दूसरा था इसमें IB I0, तीसरा था इसमें IB, ये था यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप के लिए, और चौथा था इसमें O ब्लड ग्रुप के लिए IO। तो यहाँ पे देखना बहुविकल्पी एलील, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया एक जीन है वो उसके द्वारा यहाँ पर अलग अलग जो ब्लड ग्रुप है उनका निर्धारण किया जा रहा है। यहाँ पर ब्लड की जो वंशागति है उसको निर्धारित करने के लिए 6 प्रकार के संभावित जीनोटाइप बनते हैं जिनके द्वारा संतति के अंदर जो ब्लड है उसका निर्धारण किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर बहुजीनी प्रभाविता। बहुजीनी प्रभाविता इसका मतलब क्या होगा, बहुजीनी प्रभाविता का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं, एक से अधिक जीन यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं, उस स्थिति को क्या कहेंगे बहुजीनी प्रभाविता कहते हैं।
बहुजीनी प्रभाविता का मतलब किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक यहाँ पर जीन उपस्थित होंगे या फिर उत्तरदायी होंगे, उसे बहुजीनी प्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करोगे आप, मानव के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग, ये किसके कारण होता है? बहुजीनी प्रभाविता के कारण होता है। साथ ही यहाँ पे आता है जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला में यहाँ पर जो पंख होते हैं उनका जो रंग होता है ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बहुजीनी प्रभाविता के ऊपर डिपेंड करता है। बहुजीनी प्रभाविता का मतलब क्या होगा कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक यहाँ पर जीन उपस्थित होंगे, उसे क्या कहेंगे? बहुजीनी प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे, सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया, साथ ही ड्रोसोफिला के जो पंख होते हैं ये भी किसके अंदर आते हैं? बहुजीनी प्रभाविता के अंदर शामिल किए गए। आगे आता है इसमें मात्रात्मक वंशागति, मात्रात्मक वंशागति या फिर आप इसको बहुजीनी वंशागति भी बोल सकते हो। बहुजीनी वंशागति, देखो मात्रात्मक वंशागति या फिर बहुजीनी वंशागति, देखो इसके अंदर यहाँ पर मात्रात्मक या फिर बहुजीनी वंशागति। अब यहाँ पे देखना, मानव में जो त्वचा का रंग होता है, मानव में त्वचा का रंग या तो कौन सा होगा? गोरा, या फिर कौन सा होता है? काला। लेकिन इस गोरे और काले के मध्य भी यहाँ पर मध्यवर्ती रंग उपस्थित होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? मात्रात्मक वंशागति के कारण होते हैं। देखो मानव के अंदर यहाँ पर त्वचा का जो रंग होता है, दो रंग होते हैं, या तो गोरा होगा या फिर काला। गोरा और काला, इनके मध्य भी यहाँ पर मध्यवर्ती रंग उपस्थित होते हैं। और किसके कारण होता है ये? मात्रात्मक वंशागति या फिर बहुजीनी वंशागति के कारण होता है। लक्षण एक ही है यहाँ पे, त्वचा का रंग, लेकिन ये जो त्वचा का रंग है ये भी एक से अधिक जीनों के द्वारा वहाँ पे निर्धारित होता है, इसलिए इसे बहुजीनी वंशागति के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 आता है इसके अंदर घातक जीन। घातक जीन, देखो घातक जीन यहाँ पे चूहों के अंदर इस जीन को खोजा गया था। चूहों में इस जीन की यहाँ पर खोज की गई थी। वैज्ञानिक था यहाँ पर फ्रांसिस, वैज्ञानिक था एल कुएनोथ, इसने चूहे के अंदर घातक जीन की खोज की थी। अब देखो जीन की दो अवस्थाएं होती है, एक होती है समयुग्मजी अवस्था और दूसरी होती है विषमयुग्मजी अवस्था। और कोई भी जीव है इन दोनों स्थितियों के अंदर आसानी से वहां पे जीवित रह सकता है। लेकिन जो चूहे हैं यहाँ पर पीले और भूरे रंग के जो चूहे, पीले रंग के जो चूहे हैं इनके अंदर जो जीन होता है पीले रंग के लिए उत्तरदायी वो होता है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और जो भूरा रंग का जो चूहा है इसके अंदर होता है स्मॉल वाई जीन, यहाँ पर भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो ये तो है समयुग्मजी। अब समयुग्मजी अवस्था कौन सी है? ये यहाँ पर अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था, अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था है। और ये कौन सी है? यहाँ पे विषमयुग्मजी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? विषमयुग्मजी अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं के अंदर यहाँ पर ये चूहे जीवित रहते हैं। ये चूहे क्या रहते हैं? यहाँ पे जीवित रहते हैं। यदि यहाँ पे विषमयुग्मजी जो चूहे हैं, विषमयुग्मजी चूहे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखना कैपिटल वाई ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर घातक जीन का प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण यहाँ पर चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब देखो ये समयुग्मजीव प्रभावी अवस्था है और समयुग्मजीव प्रभावी अवस्था यहाँ पर चूहे की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरी जो स्थिति होगी उसके अंदर हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला स्थिति आएगी, इसमें पीले रंग के चूहे उत्पन्न होगा। तीसरी स्थिति हो जाएगी वापस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वापस किस प्रकार के चूहे प्राप्त हो रहे हैं, पीले रंग के विषम युग्मजीय अवस्था में। और चौथी हो जाएगी यहाँ पे स्मॉल वाई और ये हो जाएगा यहाँ पे भूरे रंग के जो चूहे होते हैं उसके लिए ये स्थिति आती है। तो यहाँ पे चूहे कौन से खत्म हो रहे हैं, समयुग्मजीव प्रभावी जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं उन जीनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन जीनों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर घातक जीन के नाम से जाना जाता है। तो ये थे यहाँ पे मेंडल के जो नियम थे उनके अपवाद या फिर विचलन। अब आता है यहाँ पे मानव में लिंग निर्धारण। अब आता है मानव में लिंग निर्धारण। देखो मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण का कार्य होता है ये जो नर के वाई शुक्राणु होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहली चीज यहाँ पर 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हो 23 जोड़े गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अब देखना नर के अंदर क्या होता है, 22 तो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, आपको ये भी पता होगा 44 तो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं और 2 गुणसूत्र यहाँ पे लिंगी गुणसूत्र होते हैं। अलिंगी का मतलब होता है लिंग का निर्धारण नहीं करने वाले और लिंगी का मतलब होता है लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। अब देखना नर के अंदर यहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं उनमें 2 प्रकार की स्थितियां बनती है। एक तो हो गई 22 प्लस एक्स शुक्राणु और दूसरा हो गया 22 प्लस वाई शुक्राणु। इसी प्रकार से जो फीमेल होती है उसके अंदर भी जो गुणसूत्र है, अब यहाँ पे 44 गुणसूत्र है, इसके अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये एक्स स्थिति के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर केवल एक ही प्रकार का अंडाणु बनता है, वो भी कौन सा है, एक्स गुणसूत्र वाला। जबकि नर के अंदर क्या हो रहा है, एक तो एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है और एक वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है। जब इस एक्स यहाँ पे नर का जो शुक्राणु है एक्स गुणसूत्र वाला मादा के एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ संयोजित होगा तो यहाँ पे फीमेल या फिर लड़की का जन्म होता है। इसी प्रकार से वापस यदि ये दूसरे शुक्राणु अंडाणु से संयोजित होगा तो यहाँ पर भी कौन सी स्थिति होगी, 44 प्लस XX वाली स्थिति उत्पन्न होती है और ये भी क्या है, यहाँ पे लड़की होगी। इसके अलावा नर का वाई जो शुक्राणु है ये मादा के एक्स अंडाणु के साथ में संयोजित होगा तो यहाँ पे 44 प्लस XY स्थिति उत्पन्न होती है जो कि लड़के के लिए उत्तरदायी है। और दूसरी स्थिति भी हो जाएगी 44 प्लस XY और इससे भी क्या होगा, यहाँ पे लड़की। तो यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान या फिर गर्भावस्था के पश्चात उत्पन्न होने वाली जो संतति है उसके अंदर 50% तो यहाँ पे लड़की उत्पन्न होने की संभावना होती है और 50% यहाँ पे लड़के उत्पन्न होने की संभावना होती है। हमेशा याद रखना लिंग के निर्धारण के लिए नर का जो वाई गुणसूत्र होता है ये उत्तरदायी होता है, लेकिन अपने समाज के अंदर अभी भी यहाँ पर लड़के और लड़की के लिए यहाँ पर जो मादा होती है या माता होती है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन आज अपना थोड़ा सा समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ है, वो इस चीज़ को मानने लगा है कि यहाँ पे जो वाई गुणसूत्र है या फिर नर होता है ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। एक छोटा सा टॉपिक और आता है यहाँ पे, मेंडल के नियमों की शब्दावली। जो मेंडल के नियम थे उसके अंदर मेंडल ने कुछ ऐसे शब्द काम में लिए थे
और उन शब्दों को वहाँ पे मेंडल के नियमों की शब्दावली के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला यहाँ पे आता है कारक, जिसे वर्तमान के अंदर किसके नाम से जाना जाता है, जीन के नाम से जाना जाता है। जीन क्या होता है, यहाँ पर जो एक लक्षण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाली जो इकाई होती है उस इकाई को क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी लक्षण है उसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर एक जीन के दो समूह उपस्थित होते हैं, या फिर जो जीन है वो एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, और जोड़े के रूप में उपस्थित है उसे क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहते हैं। कोई भी लक्षण है उसके किसी भी लक्षण के लिए यहाँ पर जो जीन है वो यहाँ पर एक जोड़े के रूप में उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है यहाँ पे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर आता है इसमें अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण का मतलब है जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर आता है इसके अंदर यहाँ पे लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है जीव के बाह्य लक्षणों को देख करके पता लगाना, उसे क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप कहते हैं। फिर आता है इसमें जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब क्या होगा, जीव के जीनी संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, यहाँ पे जीन प्रारूप कहलाता है। फिर आता है इसके अंदर समयुग्मजी अवस्था, और समयुग्मजी का मतलब होता है जब जोड़े के अंदर उपस्थित दोनों जीन यदि समान है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ये यहाँ पर समयुग्मजी अवस्था हो गई। इसके बाद में आता है इसमें विषमयुग्मजी अवस्था। इसके बाद में आता है विषमयुग्मजी अवस्था। विषमयुग्मजी अवस्था का मतलब है कि जोड़े के जीन में यहाँ पर एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, उस स्थिति को यहाँ पर विषमयुग्मजी अवस्था कहते हैं। फिर आता है इसमें संकरण। संकरण यहाँ पर जो गैमेट होते हैं या युग्मक होते हैं इनके मध्य आपस में जोड़ना या फिर संयोजित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, संकरण कहते हैं। तो मेंडल के जो नियम थे उन नियमों के अंदर यहाँ पे शब्दावली काम में ली गई थी। पहला था कारक या जीन। उस वक्त कारक शब्द काम में लिया था, लेकिन मेंडल वर्तमान में यहाँ पर कारक को जीन के नाम से जाना जाता है। जीन किससे कहेंगे, किसी भी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करने वाली आनुवांशिकी की जो सूक्ष्म इकाई होगी उसे जीन कहते हैं। युग्म विकल्पी जोड़े के जो जीन कोई भी लक्षण है उसके लिए यहाँ पर जोड़े के रूप में जीनों की उपस्थिति युग्म विकल्पी कहलाती है। फिर आता है प्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहे हैं उन्हें प्रभावी लक्षण। फिर आता है इसमें अप्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लक्षण प्रारूप, जीव के बाह्य जो लक्षण होते हैं उन्हें लक्षण प्रारूप कहते हैं। फिर होगा जीन प्रारूप। जीव की जीनी संरचना का अध्ययन जीन प्रारूप कहलाता है। समयुग्मजी अवस्था, युग्म विकल्पी में दोनों जीन यदि समान है तो उसे समयुग्मजी अवस्था कहते हैं, और यदि दोनों जीन अलग अलग है तो उसे विषमयुग्मजी जीन कहते हैं। और लास्ट आता है इसमें संकरण। संकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर युग्मक है उन्हें आपस में संयोजित करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, संकरण कहते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसमें। एक तो होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है इसमें बैक क्रॉस, इसके अलावा एक होगा इसमें व्युत्क्रम क्रॉस,
देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा कि F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है इसका क्रॉस या संकरण इसके अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस इसके अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे आपने ये वाली स्थिति ली, ये हो गई आपकी F1 पीढ़ी, ठीक है। इस F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ आप क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी। आगे देखना, यहाँ पे युग्मकों का निर्माण होगा तो ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां पे देखना, ये यहां पे F1 पीढ़ी के जनक थे कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी संतति प्राप्त हुई, इस संतति का क्रॉस इसके अप्रभावी जनक से करवा रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखना, दो तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं और दो कैसे हो रहे हैं, बौने प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इनका जो यहाँ पे जीन प्रारूप देखते हैं, जीन प्रारूप ये कितना है, 1:1। इसी प्रकार से लक्षण प्रारूप है, ये भी कितना होगा, 1:1। ये तो था यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। इसके बाद में आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति है उसका क्रॉस उसके प्रभावी व अप्रभावी दोनों जनकों से करवाते हैं, दोनों जनकों से करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतति होती है उसका क्रॉस उनके प्रभावी और अप्रभावी जनकों के साथ में करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे इसमें अप्रभावी जनक का क्रॉस यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में देख लिया था, इसके बाद में यहाँ पे जो प्रभावी जनक है उसके साथ में क्रॉस और देखते हैं। देखो ये वाली स्थिति है, इसके अंदर ये F1 पीढ़ी हो गई, इस F1 पीढ़ी का यहाँ पे प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे देखना, एक तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और दूसरे में आ जाएगा कैपिटल टी। जोड़ दो इसको, ये वाला हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखना, सभी कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे। तो यहाँ पे लक्षण जो प्रारूप होगा, लक्षण प्रारूप ये 1:0 प्राप्त होगा और जो जीन प्रारूप होगा ये कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 1:1। इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहते हैं। परिभाषा दोबारा देखना कि जो ऐसा क्रॉस इसमें F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है उसका क्रॉस उसके प्रभावी व अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। देखो अप्रभावी जनक का क्रॉस टेस्ट क्रॉस में हो गया था, प्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप 1:0 और जीन प्रारूप 1:1 प्राप्त होता है। तीसरा जो क्रॉस होता है उसे व्युत्क्रम क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी, इसे एक बार यहाँ पे मेल ले लिया और जो बोना लक्षण है स्मॉल टी, इसे यहाँ पर फीमेल लिया। F1 पीढ़ी के अंदर यहाँ पे अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी स्थिति ये ली कि जो प्रभावी लक्षण है लंबेपन का लक्षण, उसमें यहाँ पर फीमेल लिया और जो अप्रभावी लक्षण था बोनापन, उसमें यहाँ पर इसमें स्मॉल टी को मेल प्लांट के रूप में लिया, क्रॉस करवाया। F1 पीढ़ी के अंदर यहाँ पर अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखो F1 पीढ़ी के ऊपर दोनों स्थितियों के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो
यहाँ पर जनक की अदला बदली कर रहे हैं कि एक बार मेल को फीमेल बना रहे हैं और फीमेल को मेल बना रहे हैं, इसके पश्चात भी संतति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों के अंदर यहाँ पर अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहेंगे, व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्रॉस थे यहाँ पे, एक टेस्ट क्रॉस था, एक बैक क्रॉस था और एक व्युत्क्रम क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर F1PD से प्राप्त संतति का क्रॉस यहाँ पे उसके अप्रभावी जनक से करवाते हैं। बैक क्रॉस के अंदर F1PD से प्राप्त संतति का क्रॉस उसके दोनों जनकों से, प्रभावी व अप्रभावी दोनों जनकों से करवाते हैं उसे बैक क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्रभावी अप्रभावी लक्षण है उनके अंदर मेल फीमेल की अदला बदली की जाती है या फिर मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना करके क्रॉस करवाया जाता है, तो यहाँ पे संतति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे व्युत्क्रम क्रॉस के नाम से जाना जाता है। आज के लिए